अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ शॉर्ट लेक्चर जो शेयर करने वाला हूँ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का है। इसमें मैं लेक्चर नंबर 7 to 9 कवर करूँगा, यानी वीक नंबर 3 जो है इसका आपका CS201 का, उसका इस वीडियो में जो है वो शॉर्ट लेक्चर जो है वो सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आप पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। प्रीवियस वीडियोस मैंने पहले 2 वीक की 1 to 3 और 4 से लेके 6 तक जो है 4, 5, 6 लेक्चर वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वो जिसके इस प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल से सर्च करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलें, आइए अब हम फॉर्मली जो है इसको आगाज़ कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे 55 पेज नंबर से। अच्छा, इसके अंदर जो हमने आज पढ़ना है वो हमने लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि वाइल लूप है, हम वाइल लूप को पढ़ रहे थे। उसके अंदर ये चीज़ था कि वो यहाँ तो वो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी 0 टाइम्स, या वो जितनी दफ़ा हमने उसको कंडीशन दी होगी उस तक वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डू वाइल लूप पढ़ेंगे। ये डू वाइल लूप है, ये है कि इसमें कम से कम एक दफ़ा उसने जो है वो स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है। पहले स्टेटमेंट होती है, फिर बाद में कंडीशन चेक होती है इसके अंदर। ठीक है, और उसके साथ कुछ सैम्पल प्रोग्राम हम जैसे इसमें देखते हैं, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और फॉर लूप पढ़ेंगे। टोटल 3 टाइप की लूप होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, तीनों का सिंटेक्स आपने गौर से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आप उसे यूज़ भी कर सकें और पेपर में जब वो पूछा जाए तो आप उसको इजीली लिख सकें। क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसे कर देता है कि आपको ये डू और वाइल लिख देगा और आपसे कहेगा कि बाकी जो है वो सिंटेक्स को कंप्लीट करो, या वो आपको कहेगा कि डू वाइल का स्टेटमेंट तो पूरा ही सिंटेक्स जो है वो बताओ। सबसे पहले डू है, फिर स्टेटमेंट्स, जितनी भी आपने उसके अंदर कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट लिखनी है वो सारी स्टेटमेंट्स उसके अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद वाइल है। वाइल के अंदर आपने जो कंडीशन है वो चेक होगी। इस ब्रैकेट के अंदर आपने देखा था कि जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, जब पहले यही था कि पहले वो कंडीशन चेक करता था और फिर स्टेटमेंट। इसके अंदर डू वर्ड कीवर्ड के साथ वो पहले स्टेटमेंट चेक करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। इसका फ्लो चार्ट सेम है, डू वाइल, प्रोसेस, कंडीशन इज ट्रू, यस दोबारा कर दो, अगर वो फॉल्स होती है तो फिर वो उसके अंदर ये था कि प्रोसेस पहले प्रोसेस बाद में होता था ये। ठीक है, और कंडीशन पहले चेक होती थी, बस ये फ़र्क है, उसके अंदर और कोई फ़र्क नहीं है। उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर ये है कि द प्रोग्राम अलाउ यूजर टू गेस अ नंबर फ्रॉम ए टू जी। ए टू जी जो है वो करेक्टर को गेस करता है, कि आपको कहेगा कि ए से जी तक जब भी वो प्रोग्राम रन होगा उसके अंदर रैंडमली एक करेक्टर जो है वो आ जाएगा ए से लेकर जी तक, और वो आपको कहेगा कि आप इसमें से गेस करो। हमने डू वाइल को यूज़ किया है, वो कैसे यूज़ किया है अब हम देखते हैं। पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया ट्राई नंबर, यानी हमने ट्राई करना है कितनी दफ़ा ट्राई करना है। ठीक है, फिर करेक्टर हमने ले लिया, करेक्टर ये 4 करेक्टर डाटा टाइप सी, इसमें हम ए बे कुछ भी ले सकते थे, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है करेक्टर का। ठीक है, उसके बाद हमने कहा है कि डू, उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, प्लीज़ एंटर करेक्टर बिटवीन फॉर गेसिंग। अब कोई भी करेक्टर हमने एंटर करना है जो हमने गैस करना है। ठीक है, अब उसको गैस करने के लिए वो चेक कैसे करेगा, इफ सी इज इक्वल टू जेड, यानी वो करेक्टर अगर तो वो जो गैस वाला है उसके वो बराबर हो जाता है तो कंग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट, ट्राई नंबर इज इक्वल 6। नहीं तो फिर वो उसके बाद वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा और आपको कहेगा नहीं जी ये नहीं है, और मैक्सिमम आपको वो ये ट्राई नंबर 6 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 6 ट्राइज देगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम आप सिर्फ 6 दफ़ा जो है वो गैस कर सकते हो। अगर आप उसके अंदर गैस नहीं करोगे वो आपको दे देगा कि भाई नहीं, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा सिंपली। और ट्राई नाम यही है कि वो कंडीशन जो है वो 6 से ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 5 अगर वो होगा
तो वो आपको टर्मिनेट कर देगा। बेसिकली उसका मकसद यही है कहने का कोड का कि वो आपको 6 दफ़ा ट्राई करेगा। आप इसको रन करके अपने पास चेक करें। मैं अभी इसको नहीं दिखा रहा, मैं आगे फर्दर किसी कोड को दिखाऊंगा आपको। आज दिखाऊंगा ज़रूर, मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया था, मैं इस बार दिखाऊंगा। अच्छा, अब उसने एक और तरीके से किया है, वो तरीका ज़रा देखें कि उसने एक तो यहाँ कंडीशन लगा दी है कि वो 6 ट्राइज तो होंगी, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू जी, योर गैस इज करेक्ट। अगर वो एक तो एंड ऑपरेटर, उसने ये एंड आपने पीछे पढ़ा था कि ये दोनों कंडीशन होना ठीक है। ठीक है, जब ये 6 हो जाएगा और सी नॉट इक्वल टू जेड तक वो सारे करैक्टर को चेक करता जाएगा आपके। जब आप उसे देते जाओगे करैक्टर, एक दफ़ा दिया गलत हो गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, जब वो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, अगर छठी दफ़ा भी गलत हो जाएगी तो फिर वो आपको दे देगा। अगर आपने जैसे गेसिंग फॉर जेड प्लीज एंटर करैक्टर, उसने जेड लिखा, तो वो अगर आप z लिख दोगे, इस कंडीशन का मतलब यह है कि अगर आप z लिख दोगे ना तो वो आपकी कंडीशन ठीक कर देगा। अगर आप आखिरी ट्राई में या दूसरी किसी भी ट्राई में z को लिख देते हो तो वो कह देगा कंग्रेचुलेशन योर गेस इज करेक्ट। ये उसने एक तरीके से उसको उसके अंदर एक इन्हांसमेंट करने की कोशिश की है, चीज़ डालने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं फॉर लूप की तरफ। ठीक है, अब फॉर लूप का सिंटैक्स देख लें कि उसके अंदर हम कंडीशन एक चीज़ ऐड होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें ऐड होती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो फॉर इंट इनिशियलाइजेशन कंडीशन, फिर कंटिन्यूशन कंडीशन, यानी जो आपकी कंडीशन होती है कि जिस लूप ने जो टर्मिनेशन कंडीशन होगी कि यहाँ तक लूप ने चलना है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। उसने एक एग्जांपल भी दिया है, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, एक ये वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करा लिया। लेस देन 10 यानी वो उससे 10 से कम रहेगा, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी वो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा ये आपकी जो लूप है ये। ठीक है, एंड लाइन का यहाँ पर ये एंड लाइन का मतलब है, अब एंड लाइन की जगह आप स्लैश एन भी यूज़ करते हैं। एंड लाइन का मतलब ये है कि लाइन ख़त्म हो जाएगी, पहले 0 करेगा, फिर दूसरी लाइन में 1 प्रिंट करेगा, फिर तीसरी लाइन में इस तरह। इसलिए ये जो है एंड एल जो यूज़ होता है, इसे एंड लाइन कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एक प्रोग्राम की तरफ। द प्रोग्राम डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2। ये प्रोग्राम जो है 2 का टेबल आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, उसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करता जाएगा। सबसे पहले देखें, उसने एक वेरिएबल ले लिया काउंटर। ठीक है, फॉर काउंटर पहले सबसे उसने इनिशियलाइज किया काउंटर को 1, क्योंकि टेबल जो है वो 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से स्टार्ट होता है, तो उसने 1 से उसे स्टार्ट किया और उसको कंडीशन दी लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, 9 तक नहीं, 10 तक। इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू में ये आपने ऊपर आप देखा था कि लेस देन था, लेकिन यहाँ इक्वल टू। और काउंटर जो है वो काउंटर प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ आप माइनस इधर लिखेंगे तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, वो रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 2x, उसने सबसे पहले आउटपुट क्या करा रहा है, वो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा 2x। उसके बाद काउंटर में जो नंबर होगा वो लिखेगा। x का मतलब ये यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर होगा, पहले सबसे पहले 1 होगा, इक्वल टू का साइन, और फिर 2 को मल्टीप्लाई बाय जो काउंटर की वैल्यू होगी वो कर देगा। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था स्लैश एन, ये ओनली स्लैश एन लिखेंगे इस कॉमर्स के अंदर, तो वो भी जो है यहाँ पर एंड एल लिख दें या स्लैश एन लिख लें, वो लाइन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, ये आप प्रोग्राम इसको रन करके अपने पास देखें। मैं भी आपको रन करके भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर तक। ये देखें, इसका आउटपुट जो आ रहा है स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 10, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए मैं आप वीडियो स्टॉप करके आपको जी, ये देखें मैंने उसको कॉपी किया है, यहाँ पर टाइप किया, बल्कि आपने खुद कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर खुद से टाइप करना है।
देखिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये लाजमी होना चाहिए, नहीं तो ये आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 से लेके 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, पूरा 2 का टेबल जो है वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। आप किसी भी नंबर को यहाँ पर जो है वो चेंज करना चाहते हो कि ये यहाँ पर लाइक 10 का टेबल प्रिंट हो जाए, यहाँ आप सिर्फ जस्ट वैल्यू चेंज करोगे 10 की, वो 10 का टेबल प्रिंट हो गया। यहाँ पर ये 2 इसलिए स्टार्ट में आया कि कंप्यूटर इज़ स्टूपिड, मैंने ये दिखाने के लिए आपको ये इसलिए किया है, ये फैक्ट कंप्यूटर स्टूपिड है। कंप्यूटर ने उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पर उसको दिखाया उसने वो तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन जो हमने उसको आउटपुट दिया है कि ये टेबल तो किसका है उसको नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं। हमने अब यहाँ 10 लिखेंगे और हम इसके कंपाइलेशन प्रोसेस को दोबारा करेंगे तो वो देखें वो 10 वहाँ लिख दिया। कंप्यूटर इज स्टूपिड, हम जो उसको दे देंगे, हम यहाँ इक्वल टू के साइन को चेंज कर दें, कुछ कर दें, वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसको नहीं पता कि आपने उसको जो खुद से वो कुछ नहीं सोच सकता। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ है कि अब हमने पहले जो चीज़ उसमें और इस एग्जांपल में आप फ़र्क देखें कि उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लूप ऐसी लगाई थी कि वो खुद ही 10 नंबर तक जनरेट कर देता था। हमने ये लूप की कंडीशन लगाई थी कि वो 10 तक प्रिंट कर दे। अब हम ये कहते हैं कि अब हम नंबर भी टेबल का खुद बताएंगे। ये प्रमोट द के यूज़र को प्लीज एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टेबल, जितने जो नंबर का आपको टेबल चाहिए वो भी हम बताएंगे। एंटर द मल्टीप्लायर टू विच यू वांट, यानी मैक्सिमम मल्टीप्लायर कहाँ तक टेबल ने चलना है वो भी हम बताएंगे। जैसे इसका आउटपुट देखें, प्लीज़ एंटर द नंबर यू वांट टेबल, 7 का टेबल चाहिए, 8 तक वो चले, और वो टेबल 7 का चला और वो 8 तक चला। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने अब देखें उसमें चेंजेस क्या किए हैं। उसने एक नंबर एक इनपुट ले लिया, एज एन इनपुट लिया, एक वेरिएबल और एक मैक्स मल्टीप्लायर, दोनों ही इंटीजर नहीं है क्योंकि हमें इंटीजर में ही वैल्यू चाहिए, और इंटीजर हमारे पास वैल्यू भी इंटीजर है और रिजल्ट भी इंटीजर में चाहिए। अब उसके अंदर सबसे पहले उसने जो आउटपुट में लिया वो ये स्टेटमेंट को देख लें, और इन चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस जो हैं, सबसे पहले काउंटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब काउंटर ने चलना कहाँ तक है, मैक्सिमम मल्टीप्लायर, जो हम मैक्सिमम मल्टीप्लायर देंगे वहाँ तक चलना है, और काउंटर ने इंक्रीमेंट होते जाना है और वो वहाँ तक जाएगा जो आपका मैक्सिमम मल्टीप्लायर नंबर होगा वो वहाँ जाके रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने जो आउटपुट दिया, सबसे पहले नंबर, जो भी आपने नंबर आपने एंटर किया होगा, 5 किया, 10 किया, 7 किया, 20 किया, वो लिख देगा। उसके बाद x फॉर मल्टीप्लाई, उसके बाद काउंटर, यानी मल्टीप्लाई होके काउंटर कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले 1 ही आएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, इक्वल टू फिर नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर। हम पहले क्या कर रहे थे, 10 मल्टीप्लाई बाय जो हम डिजिट देते थे कि हम पहले से ही बता दें, लेकिन हमने यहाँ पर वो बताना है। अब सबसे पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय काउंटर, सबसे पहले 1 ही होगा ना नंबर। यहाँ हमारा जो नंबर हमने जो एंटर किया, यहाँ 7 एंटर किया, 7 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले काउंटर में क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, तो वो उस हिसाब से एंटर जो है वो टेबल को प्रिंट आउट कर देगा आप स्क्रीन पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जिक्र किया था कि आपने उसके अंदर भी 2-3 कंडीशन होती हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। यानी आप जब नॉर्मली आप कर रहे थे, ये देखें यहाँ पर काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, इसका हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं काउंटर प्लस प्लस, इसको एज हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ये इसने यूज़ किया हुआ है जे प्लस प्लस के बाद में करो। ठीक है, अब ये प्री इंक्रीमेंट का ये होगा कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर उस नंबर को यूज़ करेगा। जैसे इसने ये प्लस प्लस पहले लिखा है ना, जे प्लस प्लस, तो ये पहले नंबर को स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट करेगा और फिर उस काम को यूज़ करेगा। आपने ऊपर वाली एग्जांपल को सेम इस एग्जांपल को इसके अंदर मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। काउंटर प्लस प्लस करेंगे तो वो
सेम एज इट इज़ उसी तरह आपको दे देगा ये काउंटर ऑपरेटर। उसको आप लिखने का तरीका है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप वो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप ये काउंटर प्लस प्लस ये जे प्लस प्लस यूज़ करें और पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करें। समटाइम आपको प्री की भी ज़रूरत होगी, जैसे ये हमने प्री इंक्रीमेंट यहाँ पर उसने यूज़ किया वो कि पहले आप उसको इंक्रीमेंट करोगे वैल्यू को स्टार्टिंग में और फिर बाद में वो कंपाइलेशन होगा। आप इसको करके अपने पास आपने एक्सपेरिमेंट देखना है। और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपका जो लाइक ये है उसके डिक्रीमेंट के उसने लिखे, आप इसकी जगह प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिख के देखें तो वो डिक्रीमेंट हो गया आपका टेबल क्या रिवर्स की तरफ जाता है, माइनस की तरफ जाता है। आपने इंटीजर यूज़ किया है तो क्या वो नेगेटिव की तरफ जाता है। ये भी आपने अपने पास करना ही है, इसके एक्सरसाइज के अंदर है एंड पे आपको मैं दिखाता हूँ, एंड पे जाके दिखाऊंगा, उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। अब कुछ ये ऑपरेटर हैं कि ये देखें प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लाइक इसकी एग्जांपल उसने दी है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स में 4 ऐड कर दो, उसको तरीका लिखने का x प्लस इज इक्वल टू 4, x प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, इसका मतलब यही होगा कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, उसका सेम एज इट इज़ मीनिंग ये होगा। आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप ऊपर जो बताया वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जो ये मैं बता रहा हूँ, और ये वाला भी आप इनिशियल भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको तरीका सूटेबल लगता है आपने अपने उस हिसाब से चलना है और कंसिस्टेंसी के साथ चलना होता है प्रोग्राम के अंदर। ये ना हो कि आप ऊपर जो एक जगह वो दूसरे वाला यूज़ कर रहे हो कि काउंटर प्लस प्लस और उसके बाद आप ये यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद तीसरा यूज़ कर रहे हैं। जब कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की बढ़ेगी तो फिर आपको, जब बड़े प्रोग्राम होगा फिर आपको इशू फेस होगा। तो एक ही चीज़ के ऊपर चलें, तीनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। ठीक है, वो डिक्रीमेंट आपको करके बता रहा है, वो मल्टीप्लाई करके बता रहा है, वो डिवाइड करके बता रहा है, और इस तरह आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको ये प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर वो आपको इस तरह जो है वो डिस्प्ले द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर 1 to n, उसके यानी किसी भी इंटीजर का सम ऑफ स्क्वायर जो है वो आपको प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखा रहा है। इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ आउटपुट दिखाता हूँ। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर 5 का सम फर्स्ट 5 स्क्वायर्स, यानी ये प्रोग्राम ये करेगा कि जो आप नंबर एंटर करोगे ना तो उससे 1 से लेके n, यानी 1 to n, n का मतलब है जो आपका नंबर आपने एंटर किया है, 1 से लेके n तक के जितने भी नंबर होंगे सबका स्क्वायर करके सम आपको देगा। आपने अपने पास करके देखना है। इसकी टिप्स आप पढ़ लें। कमेंट शुड बी मीनिंगफुल एंड एक्सप्लेनिंग, जो कमेंट आप करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए और जो टास्क कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। आपने वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल वाइल एंड डू वाइल की वैल्यू जो है उसको नहीं भूलना कि दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सेम नहीं है। ये ना आप उसको सेम कंडीशन के वक्त यूज़ करते हैं, दोनों ही डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। लूप जो है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था इनफाइनाइट कंडीशन नहीं देनी, हमेशा उसकी फाइनाइट कोई एंडिंग कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी फॉर लूप, द लूप डज दिस बाय इटसेल्फ फॉर द स्टेटमेंट। अब वैल्यू बॉडी फॉर लूप की बॉडी जो है द फॉर लूप डज दिस बाय इटसेल्फ, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपने बॉडी जो है फॉर लूप की लाजमी लिखनी है, अदरवाइज़ अगर वो बॉडी नहीं लिखेंगे तो वो लूप वेरिएबल की तो वो खुद से वो एक स्टेटमेंट जनरेट कर देगा, लेकिन वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, वो उससे आपका प्रोग्राम जो इफेक्ट हो जाएगा। आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, वो करके आप देखिएगा। यूज़ द प्री पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्वेश्चनली इन द एक्सप्रेशन, यानी आपने केयरफुली लिखना है। जहाँ पर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए, प्री या चाहिए, पोस्ट चाहिए, कौन सा चाहिए वो आपने केयरफुली लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो स्विच स्टेटमेंट के बारे में है। ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ये सिमिलर टू इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है और ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर इसमें भी आपका यूज़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिंटैक्स।
इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि अगर हमें कंडीशन दें इफ़ ग्रेड इज इक्वल टू ए, सी आउट, हम ग्रेडिंग स्कीम कैलकुलेट करें, अगर आपका ग्रेड ए होगा तो स्टूडेंट को एक्सीलेंट आपने आउटपुट देना है, अगर ग्रेड बी होगा वेरी गुड, सी होगा गुड और डी होगा तो पुअर। अब मल्टीपल इफ़ कंडीशन हमने लगा दी, हम एल्स भी लगा सकते थे, यहाँ पर हमने इफ़ लगा दिया। अब इसका अल्टरनेट जो है इफ एफ होगा तो वो फेल कंसीडर, उसको एफ अगर ग्रेड आप देते हैं तो हमने उसका अल्टरनेट देखा कि एल सिर्फ हम लगा सकते हैं अगर वो ऐसे हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, ये भी हमने एक वो देखा, हम उसको इफ एल स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो हमने यूज़ करके देखी। अब इसका जो अल्टरनेटिव है वो स्विच है। स्विच इसका देखें, इसका जो सिंटैक्स है स्विच वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो भी आपने उसके अंदर जैसे हम कंडीशन देते हैं वो दी, उसके बाद केस वन लाइक हमने उसको ए ग्रेड देना है तो उसके स्टेटमेंट क्या होगी, केस 2 उसकी स्टेटमेंट केस एंड तक, और एक डिफ़ॉल्ट केस होगा। डिफ़ॉल्ट केस कौन सा है, ये है, अगर वो जो है वो नहीं होता या वो कोई ग्रेड एंटर नहीं करता तो उस वक्त भी कोई डिफ़ॉल्ट केस हो सकता है कि अगर वो ग्रेड एंटर ना करे तो वो डिफ़ॉल्ट केस में लिखा होगा अपना ग्रेड को एंटर करें। तो इस तरह वो एक थोड़ा सा इफ एल्स के स्ट्रक्चर को इन्हांस स्ट्रक्चर जो है वो स्विच यूज़ होता है, लाइक उसने स्विच ग्रेड, सो ऊपर हमने बता दिया कि अब हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका नाम ही हमने ग्रेड लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल एक्सप्रेशन में एज अ वेरिएबल जो है उसे ग्रेड दे दिया ताकि वो रीडेबल नाम है, जो भी कोई आके उसे पढ़े तो उसे पता चल जाए कि यहाँ ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है। केस 1 क्या, ए एक्सलेंट कर दो, बी वेरी गुड कर दो, सी गुड कर दो, डी पुअर कर दो, एफ फेल कर दो, ठीक है। अब जब भी आप उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे जो ग्रेड लिखेंगे आप उसके मुताबिक जो है वो आ जाएगा। अब ये चीज़ में आपने नोट करनी है कि केस जो है वो केस सेंसिटिव इसमें होता है कि ए और ए कैपिटल ए और छोटा स्मॉल ए है, ये दोनों डिफरेंट कंसीडर होते हैं, तो कोशिश ये करें कि दोनों के लिए लिखे तो बेहतर है, वो आपका प्रोग्राम में जो है वो बेहतर आएगा। अब हम कहते हैं कि वी वांट दैट व्हेन अ केस मैचेस देन आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट द कंट्रोल शुड जंप आउट द स्विच स्टेटमेंट लीविंग द केस। अब ये है कि अब इसमें कंडीशन में क्या होगा, वो ए को पढ़ेगा, फिर बी को पढ़ेगा, सी को पढ़ेगा, डी को पढ़ेगा, एफ को पढ़ेगा, वो रिजल्ट अपने पास रख लेगा कि सी जो है वो आपने एंटर किया था उसके लिए गुड प्रिंट करना है, लेकिन वो डी और एफ कंडीशन को भी चेक करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा, कंपाइलर जो है वो स्टॉप नहीं करेगा अपने आप को। तो इससे क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, मेमोरी ज़्यादा लेगा, उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड एक यूज़ करते हैं ताकि जहाँ वो कंडीशन मैच होगी वो वहीं रोक देगा और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करके आपको जो है आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब उसने जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि डिफ़ॉल्ट केस एक बीच में हम लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम लिख के आगे लिख देंगे प्लीज एंटर द ग्रेड। अगर वो ग्रेड ए से लेकर डी या एफ नहीं लिखता या कोई और वर्ड लिख देता है तो वो आपको स्क्रीन पे ये कहेगा कि आप एंटर करो ग्रेड को, और वो दोबारा से वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसका एक सारा फॉर्मली जो है जैसे हमने गैस किया था उसके अंदर भी अगर हम आगे ब्रेक लगा देते तो वो भी हम उसे प्रोग्राम को एक बेहतर रंग में, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी जंप आउट ऑफ द लूप वेरी क्विकली। आप किसी लूप से भी आउट कर सकते हो, लूप में भी यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप में कि आप कंडीशन को ब्रेक करना चाहते हो कि लाइक आपने कंडीशन दी थी कि 10 तक चले, लेकिन आप बीच में ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हो किसी स्टेटमेंट के बाद, तो वो लूप जो है वो बीच में ब्रेक होकर बाहर आ जाएगी आपके मेन प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, फ्लो चार्ट और स्विच स्टेटमेंट, आप इसको भी गौर से देख लें, इसको पेपर में पूछा जाता है कि स्विच, पहले वो स्विच वेरिएबल देखेगा, अच्छा स्विच वेरिएबल है जी ग्रेड, उसके बाद केस 1 का देखेगा, उसका प्रोसेस कर देगा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट होगी तो उसी वक्त ब्रेक करके एग्जीक्यूट कर देगा अगर वो कंडीशन ब्रेक होती है, अगर नहीं होगी तो वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। सिंपली आप इस तरह जो है वो फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। हमने जो ऊपर बनाया उसने उसका फ्लो चार्ट भी बताया सारा आपको कि सबसे पहले अगर वो 1 होगा तो एक्सीलेंट दे देगा, बी होगा तो वेरी गुड, सी होगा तो डिस्प्ले गुड, डी होगा पुअर, एफ के वक्त फेल है, डिफ़ॉल्ट में लिख दिया प्लीज़ एंटर तक ए से लेकर डी तक एंटर करो, यहाँ ग्रेड एंटर करो।
प्रोग्राम गेट द ग्रेड फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली। अब ये वही प्रोग्राम जो है हमने ऊपर पढ़ा, हमने उसको लिख लिया है, इसको आपने रन करके देखना है। इसको मैं रन नहीं करके दिखा रहा। उसने, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, केस सेंसिटिव, कैपिटल और छोटे लेटर, उसने दोनों में दोनों कंडीशन दे के उसका एक आउटपुट दिया है कि अगर वो कैपिटल ए लिखे या छोटा ए लिख दे, बाय मिस्टेक होता है बंदा कि छोटा ए लिख देता है, उसने कैप्स लॉक ऑन नहीं है, उसने शिफ्ट दबा के ये नहीं लिखा, तो वो तब भी जो है वो उसको प्रॉपर आउटपुट दे। ठीक है, एफ का फेल होगा। नहीं तो उसने देखें सब के आगे ब्रेक स्टेटमेंट, ये देखें ब्रेक और कॉलन, यहाँ पर कॉलन यूज़ हुआ है, जहाँ पर आपने केयरफुली देखना है कि केस के बाद, ब्रेक के बाद कॉलन यूज़ हुआ है, सेमी कॉलन यूज़ नहीं हुआ। सेमी कॉलन उस पूरी को टर्मिनेट तब होता है जब सेमी कॉलन यूज़ हो। ये कॉलन जब लिखेंगे वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, वो उसको कंटिन्यू कर रहा है कि ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूड है। ये पूरा एक प्रोसेस है, ये गुजरेगा, कंपाइलर एक एक चीज़ को चेक करेगा, जब उसको सेमी कॉलन नज़र आएगा फिर वो टर्मिनेट करेगा। ये कंडीशन है। उसके बाद ब्रेक को गुजरेगा, क्या वो अगर वो फुलफिल हो गया, ये इसी में ही है, तो वो ब्रेक को करेगा, वरना वो उसको इग्नोर कर देगा, तो इग्नोर करके आगे चल पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमें जो है समटाइम्स एक से ज़्यादा लूप्स होती हैं या मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं, हमें एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए। हमें जो है वो कोड में उसी को दोबारा रीयूजेबिलिटी भी करनी है, तो हमें कंटिन्यू का यूज़ करते हैं वर्ड। अगर हम कंटिन्यू का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो जब आपने ब्रेक की जगह अगर कंटिन्यू करेंगे, अगर वो कंडीशन पकड़ भी लेगा ना, तो फिर भी वो लूप चलता जाएगा। अगर लूप है या स्विच स्टेटमेंट है या इफ स्टेटमेंट में आपने कंटिन्यू यूज़ किया है या ब्रेक यूज़ किया है, तो कंटिन्यू इसलिए है कि वो जहाँ भी वो होगा वो उसे कंडीशन को ब्रेक नहीं करेगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कंटिन्यू होता चला जाएगा जब तक वो लास्ट कंडीशन नहीं आ जाती। अगर आप एंड में जाके उसके कंटिन्यू लिख देंगे ना, कि जहाँ वो प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो वो उसे दोबारा शुरू कर देगा। अगर लूप को आप लूप के एंड पे जाके कंटिन्यू लिख देते हैं, अब ये देखें, ये स्टेटमेंट लिखिए थे, कंटिन्यू ऑटोमेटिकली फर्स्ट इज दिस इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू बिफोर गोइंग टू चेक द कंडीशन। वो उसको कंडीशन चेक करने के बजाय दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, वो चला ही जाएगा, उसको कंडीशन नहीं चेक करने देगा। वो लूप के अंदर उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। इससे भी आपकी जो है वो लूप के अंदर मसला आता है, तो इसको बड़ी केयरफुली यूज़ करना होता है। बहुत कम यूज़ होता है कंटिन्यू और स्टेटमेंट, कंटिन्यू का वर्ड जो है वो बहुत रेयर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। उसके बाद एक होता है गो टू स्टेटमेंट। ये पुरानी कोबाल, फोर्ट्रन और सी लैंग्वेजेस में ये यूज़ होता था, अब इसको अभी बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं इसका बता देता हूँ कि ये क्यों यूज़ होता था। कि सम टाइम आपको लूप से बाहर आके किसी और लूप के अंदर जाना पड़ता था। अगर आप कहते हैं कि यार ये लूप नहीं चाहिए या ये प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं चाहिए, किसी और जगह आपने चले जाना है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर 7-8 लूप्स हैं। आप चाहते हो कि ये लूप जब ये एंड हो तो इसके बाद दूसरी ना चले, इसके बाद कोई और लूप चले, 7वीं 8वीं लूप पे चला जाए, वहाँ से एग्जीक्यूशन को है वो कंटिन्यू करे। ये करने के लिए आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते थे कि गो टू फलां लूप का नाम लिख दो या फलां वो कर दो कि इस लूप पे चले जाओ, इस जगह चले जाओ, प्रोग्राम में लूप में ना जाओ या कहीं और चले जाओ। ठीक है, वो गो टू स्टेटमेंट, लेकिन वो एक बेहतर तरीका नहीं था। वो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था वो अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन इसको कहते हैं। गो टू इज अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन यूज टू जंप द कंट्रोल एनीवेयर बैक एंड फोर्थ इन द प्रोग्राम। वो कहीं भी आप आगे या पीछे या किसी जगह जंप कर देते तो उससे प्रोग्राम की जो है वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता था, अनकंडीशनल होता था, वो कंडीशन भी टूट जाएगी आपकी। लूप्स के आप दरमियान में भी कर सकते हो, लूप पे गो टू लिख दो, वो पूरी तरह एग्जीक्यूट भी ना हुआ हो, वो तोड़ के आगे चला जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज अराइज होते हैं। अब कुछ गाइडलाइंस हैं, वो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं फ्लो चार्ट के,
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के आपने कैसे प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर करना है और फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। सिंपल फ्लो चार्ट आपने स्टार्ट करना है। आपने सिंपल आपने देखा था फ्लो चार्ट का कि उसको हम किस तरह करते थे, रेक्टेंगल से स्टार्ट करते थे, वो आपको बता भी रहा है। स्टार्ट सिंबल ड्रा रेक्टेंगल एंड राइट इट, जो भी उसका नाम हो उसके बाद उसको ड्रा कर दो, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट है। उसके बाद आपने रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस विच कुड बी इनपुट और आउटपुट और एनी कंडीशन। हम रेक्टेंगल एक और बनाते थे जिसके अंदर हम जिसको हम प्रोसेस कह देते थे कि इसके अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहा है, या डायमंड ड्रा कर देते थे जिसके अंदर हम कहते थे कि ये कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे उसने कहा है कि फ्लो चार्ट दे कंस्ट्रक्ट इंक्लूड डिसीजंस लूप और मल्टीपल वे डिसीजंस। इन्हीं रोल्स को आपने बेसिक को यूज़ करते हुए आपने कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी इसके अंदर। सिर्फ आपने ऊपर फ्लो चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा जाके ताकि आपको बेहतर समझ आए। सबसे पहले वो स्टार्ट वाला और स्टॉप वाला जो होता है इसका, ये देखें इस एंड में आप देख रहे हैं कि ये स्टॉप है और स्टार्ट सेम से हो रहा है, वो बिल्कुल एक ही, वो एक ओवल टाइप शेप है। उसके बाद डिसीजन वाली कंडीशन वाली हम ये लेते थे कि जिसके अंदर हम ये डायमंड फॉर्म के अंदर हम कंडीशन लेते थे। अगर तो वो कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, पहले कोई कंडीशन नहीं है, जैसे डू लूप है, डू वाइल लूप है, तो पहले वो डू वाइल लूप होती थी और उसके बाद फिर वो एक स्ट्रक्चर राइट साइड के ऊपर हम इसी स्ट्रक्चर को हम इसे लेफ़्ट साइड से भी इसके इस लाइन से लेफ़्ट साइड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें सिमिलर वे में ही करना है। और उसकी शेप जो है वो उसके अंदर रेक्टेंगल की तरफ जाती है और फिर ब्रेक होके वापस लाइन की तरफ जाए। या कोई लूप का हमने ऊपर देखा था, तो सेम एज इट इज़ हमने एक ही कंसिस्टेंसी के साथ चलना है और उसको स्टार्ट और एंड का जो है ये करना है। ये फ्लो चार्ट जो है ना आपकी असाइनमेंट के अंदर बनाने के लिए आ जाते हैं और ये रूल जो है ये पेपर में पूछ लेते हैं कि ये रूल बता दें कि स्टेट द रूल 2 और 3 क्या है। उसको हमने असल बेसिकली रूल नंबर 4 में बात वो कहता है कि रूल नंबर 2 और 3 यानी आपने स्टार्ट और एंड कंडीशन होनी चाहिए और डायमंड आपने कंडीशन के लिए यूज़ किया होना चाहिए और कोई जो प्रोसेस है उसके लिए रेक्टेंगल या सेकंड रेक्टेंगल या जितने भी रेक्टेंगल चाहिए वो यूज़ किए होने चाहिए बस। और उसके अंदर प्रॉपरली जो है आपने लिखा होना चाहिए कि ये काम हो रहा है, ठीक है। अब वो एक सैम्पल प्रोग्राम कहता है कि हमें गेट सैलरी फ्रॉम इनपुट यूज़र एंड कैलकुलेट द नेट पेएबल अमाउंट डिडक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो कुछ डिडक्शन हो रही है, उसके बाद जो उसने ऊपर बताई है, उसने कंडीशन ऊपर बताया है कि इतनी पेमेंट इतनी सैलरी है, उसमें से इतना माइनस हो के जो है वो नेट पेएबल अमाउंट जो उसको आपने अपने एम्प्लॉय को देनी है वो कैलकुलेट कर रहा है। एंटर सबसे पहले यूज़र को एक इंट सैलरी ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पर फ्लोट और डबल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन आपकी कितनी डिडक्शन होनी है और नेट पेएबल क्या है। सबसे पहले आपसे सैलरी पूछेगा, आपने सैलरी बता दी। अब उसके अंदर केसेस डिफरेंट किस्म के केसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। बेसिकली ये ट्रिक इस प्रोग्राम का यही है कि सैलरी डिवाइडेड बाय दिस विल प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये सैलरी डिवाइडेड बाय 10,000 नहीं हो रहा, सैलरी और 10,000 से दिस मीन द सैलरी इज लेस देन 10,000। डिडक्शन कोई नहीं होगी अगर सैलरी जो है वो 10,000 से कम होगी, ठीक है, ज़ीरो इन दिस केस। नहीं तो अगर सैलरी जो है 10,000 से ज़्यादा होगी, सैलरी रेंज अगर 10,000 से 19,000 होगी तो डिडक्शन 1,000 होगा, सैलरी माइनस डिडक्शन हो जाएगा। फिर नेट पेएबल अमाउंट दोबारा कैलकुलेट हुई और फिर वो ब्रेक होगी। और अगर सैलरी जो 20,000 से ज़्यादा होगी तो डिडक्शन जो है वो 7 डिवाइडेड बाय 1 जितनी है होगी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। जितना ये बनेगा उतना जो है वो नेट पेएबल डिडक्शन जो है उसमें से माइनस करके इस तरह सैलरी जो है कैलकुलेट होगी। उसने 15,000 सैलरी लिखी, उसने कहा 15,000 माइनस 1,000 तो 14,000 आपकी सैलरी बनती है। तो एक ट्रिकी प्रोग्राम है, आपने इसका फ्लो चार्ट ड्रा करने की खुद से इसने प्रोग्राम दिया है कि आपने इसका फ्लो चार्ट खुद से ड्रा करने की कोशिश करनी है। तो यूज़ द स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल। आपको अगर आपने ज़्यादा इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो उससे बेहतर यह है कि आप स्विच यूज़ करें।
ब्रेक स्टेटमेंट अगर स्विच स्टेटमेंट में मिस होगी तो लॉजिकल एरर आ जाएगा, उसके बगैर उसको पता नहीं चलेगा, समटाइम वो कंडीशन आपकी गलत एग्जीक्यूट कर देगा। डिफ़ॉल्ट केस हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए, उसके बगैर मसले फेस होंगे। आपने कभी गो टू स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ये, आप कहीं भी जंप कर जाते हैं और उससे मसले पेश आते हैं। आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कम से कम यूज़ करना है, कंटिन्यू को तो आपने यूज़ ही नहीं करना, ये भी आपने प्रोग्राम में जिस तरह गो टू मसले पैदा करता है, ये भी आपके प्रोग्राम में जो बहुत मसले पैदा कर देता है। ठीक है, अच्छा ये टिप्स हो गई, और अब हम लास्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि एक उसने जो एग्जांपल आपको लेक्चर में दिया है, एक टेबल है, आप टेबल बनाने लगे हो, टेबल की 3 टांगें होंगी और उसके ऊपर एक उसने कहा है कि उसके ऊपर उसका जो टेबल का जो एरिया है जो आपको जिस पे आपने उसको रखना है वो होगा। ठीक है, ये उसने जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया है कि किसी भी चीज़ को बनाना हो तो हम उसको तोड़ते हैं कि उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। डेली लाइफ की उसने एक एग्जांपल दिया है कि हम टास्क को डिवाइड करते हैं कि लाइक आपने कोई जो है हमने ऊपर जैसे प्रोग्राम पढ़ा तो हमने उसको प्रॉब्लम को डिवाइड किया कि कितने केसेस होंगे, 1 2 3 4 सारे केस होंगे। फिर हमने देखा कि हम उसके अंदर कोई उसको स्टेटमेंट जो है वो क्या दे सकते हैं, हर केस के मुताबिक एक एक कंडीशन होगी, वो हमने डिवाइड किया टास्क को। फिर हमने देखा कि कंडीशन को एंड करने के लिए हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट हो सकती, कोई चीज़ हो सकती है, नहीं तो वो अदरवाइज तो वो सारी एग्जीक्यूट कर देगा, तो हमने वो भी एक प्रॉब्लम को सब डिवाइड किया। तो बेसिकली हमने प्रॉब्लम को यहाँ पर फंक्शंस में फंक्शन आर लाइक सब टास्क, दे रिसीव सम इंफॉर्मेशन, डू सम प्रोसेस एंड प्रोवाइड द रिजल्ट। यानी आपने फंक्शन के अंदर ये करना ही है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपने उसके ऊपर प्रोसेस करना है और उसके ऊपर रिजल्ट देना है। ठीक है, फंक्शन अब 2 तरह के होते हैं, आपने स्टार्ट में पढ़ा था मेन इज़ आल्सो अ फंक्शन, इस ये भी एक फंक्शन है, इसका C++ का कोर फंक्शन है, इसके बगैर आपको बताया था कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन के लिए आपको ये ब्रैकेट आगे लिखना ज़रूरी है, फंक्शन जो है वो इस तरह रेफ़र किया जाता है, बताया जाता है कि ये फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जाता है कि क्या फंक्शन है। फंक्शन 2 तरह के होंगे, एक फंक्शन वो होगा जो आप जो इन्फॉर्मेशन उसको अंदर फंक्शन में दी थी उसको प्रोसेस करेगा और उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू देगा। एक होता है कि वो वैल्यू प्रोसेस करेगा लेकिन वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। 2 टाइप के C++ में फंक्शन होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर देख लें। जो भी वैल्यू रिटर्न वैल्यू की टाइप है जो रिटर्न होनी, इंटीजर है, करैक्टर है, डबल है, वो सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट्स की लिस्ट के जो बीच में उसके आर्गुमेंट्स आने हैं, लाइक वो उस क्या यूज़ क्या किया हुआ है, इंटीजर यूज़ हुआ है, डबल यूज़ हुआ है, वो भी एग्जांपल में आपको बताते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट कि वो फंक्शन ने असल में बेसिकली काम क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा रिटर्न वैल्यू टाइप भी एक बीच में कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये रिटर्न वैल्यू टाइप का मतलब ये है कि जो आपने उसको रिटर्न करना है, आपने उसमें डबल यूज़ किया, आपने इंटीजर यूज़ किया, आपने फ्लोट यूज़ किया, आपने कैलकुलेशन फंक्शन यूज़ की, तो उसकी रिटर्न टाइप आपने मेंशन सही करनी है। अदरवाइज़ वो आपका रिजल्ट अगर आप इंटीजर यूज़ कर देंगे और बीच में डबल की कैलकुलेशन सारी कर रहे हैं तो वो फिर आपको इन दी एंड रिटर्न वैल्यू टाइप गलत आपका जो फंक्शन है वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। फंक्शन का नाम लिखना है, आप कोई भी आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। आर्गूमेंट लिस्ट की तरफ चलते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आर्गूमेंट लिस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन विच वी पास टू द फंक्शन, जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने उसको फंक्शन को पास करनी होगी था, वो फंक्शन डू नॉट नीड एनी इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म टास्क। कुछ फंक्शन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है रिगार्डिंग इसके कि वो कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। इन दिस केस आर्गूमेंट लिस्ट फॉर फंक्शन हम आर्गूमेंट एम्प्टी रखते हैं, जैसे हमने मेन उसके बाद 2 ब्रैकेट रखी है, हमने कोई उसको पास नहीं की, उसको कोई आर्गूमेंट उसको पास नहीं किया। आर्गूमेंट टू अ फंक्शन आर पहले डाटा टाइप लाइक इंटीजर, नंबर, डबल, रेडियस, इंट नंबर, डबल रेडियस, इस तरह का होना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन उसकी पास होनी है
कि कोई जो वैलिड डाटा टाइप जो हमने यूज़ की है, जो फंक्शन की डाटा टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कोई आर्गूमेंट पास करना है। वो हम आगे देखते हैं कि द फंक्शन कैलकुलेट द स्केयर ऑफ नंबर एंड रिटर्न इट, यानी आपका स्केयर किसी नंबर का ये फाइंड करके आपको देगा। इंट स्केयर इंट नंबर, ये वो नंबर पे काम करेगा किसी, वो वेरिएबल जो आपने उसके अंदर यूज़ करना है वो नंबर यूज़ करना है। उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और फंक्शन की मेन डाटा टाइप भी वो भी इंटीजर ही है। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने एक वेरिएबल इनिशियल कराया ज़ीरो एज अ ज़ीरो, ठीक है, उसको हमने कि बिल्कुल ज़ीरो रख लिया। उसके बाद रिज़ल्ट में हमने डालना क्या है, नंबर को मल्टीप्लाई, जो हम उसको नंबर देंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा नंबर से, उसी नंबर से, और रिज़ल्ट रिटर्न क्या करेगा, रिज़ल्ट, यानी ये फंक्शन वो है जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। हम कॉल करने के लिए हमने मेन फंक्शन में गए, हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, हमने दोनों को इनिशियलाइज करा लिया एज अ ज़ीरो। हम ऊपर भी करा सकते थे, ये हमने दोबारा नीचे करा लिया, ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम जैसे उसके साथ चलना चाहें, ठीक है। प्लीज़ एंटर द नंबर टू कैलकुलेट द स्केयर, आप वो नंबर एंटर करेंगे। अब हम बेसिकली यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी तो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, रिजल्ट इज इक्वल टू स्केयर। स्केयर बेसिकली इस फंक्शन का नाम है, हमने रखा स्केयर। यहाँ पर जो नाम रखेंगे वो हमने यहाँ पर जब कॉल करने लगेंगे, किसके ऊपर कॉल कर रहे हैं, नंबर के ऊपर, नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है, द स्केयर ऑफ, अब जो हमने वेरिएबल यूज़ किया वो लिखेंगे, और रिज़ल्ट ये लिख दिया हमने कि वो रिज़ल्ट दे जो फंक्शन को जो हमने पास किया है, जो वैल्यू पास हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो रिज़ल्ट दे दे। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क होता है। फंक्शन को डिक्लेयर करना, इंट स्केयर इंट, अगर हमने उसे कहीं डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर डिफ़ाइन ऊपर किया हुआ था, किसी और फाइल में किया है, या मेन से बाहर किया, मेन के अंदर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं हो सकता, वो बाहर ही होगा। अंदर सिर्फ डिक्लेयर हो सकता है कि ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये डिक्लेरेशन ये होती है कि वो फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास हो। डेफिनेशन हमने ये होती है कि हमने उस फंक्शन को डिफ़ाइन करना है, रिटर्न के हम करने क्या लगे हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ये हमने कर दिया, अगर हम सिंपली इसको यहाँ पर इनिशियलाइज ये ना भी करते, ये डायरेक्ट रिजल्ट इज इक्वल नंबर इन नंबर कर देते, जैसे उसने आपको नीचे एग्जांपल में दिखाया है, हम इस तरह भी करते तो कोई इश्यू नहीं होना था, क्योंकि हमें पता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो बार बार डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसको प्रोग्राम डिफाइन करो। अब जैसे उसने फंक्शन की ऊपर भी डिक्लेयर कराया, अब ये क्या चीज़ है, मेन से बाहर भी उसने डिक्लेयर करा दिया है, और फिर जब उसको हमने इधर करने लगे हैं तो हमने उसको यूज़ कॉल भी किया। अब ये और ये, अब यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसमें हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है और कॉलिंग में क्या फ़र्क है। जब भी प्रोग्राम में हमने कोई फंक्शन यूज़ करना है तो उसे हमें डिक्लेयर करना लाजमी है। यहाँ तो हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, यहाँ हम इधर डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि आपने कहीं और उसको किसी और फाइल के अंदर लिखा हुआ है उस फंक्शन को, और आप यहाँ पर उसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप ये यहाँ पर कॉलिंग हमने की और यहाँ पर अगर हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया होता, ये लिखा हुआ है, तो तब भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। हमें जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो वो यहाँ तो ये इसी फाइल के अंदर होना चाहिए, यहाँ वो कहीं और लिखा होना चाहिए, या तो वो यहाँ लिखा होना चाहिए आपके कोड के अंदर, यहाँ पूरा उसकी जगह ये कोड लिख दें तब भी रन हो जाएगा, ठीक है। अब उसने उसको किया क्या है कि हम पहले केस के अंदर, इस केस के अंदर वो फंक्शन हमने यहाँ नहीं लिखा, उसके बाद भी नहीं लिखा, उसके पहले भी नहीं लिखा, उसको डिक्लेयर करा के उसको डायरेक्ट कॉल किया, तो वो किसी और फाइल के अंदर था। अब यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं कि जब आपका मेन आपका बंद होगा उसके नीचे आपने उस फंक्शन को डिफ़ाइन भी किया है, ताकि आप वो ये आप यहाँ ये बता रहे हो कि आप किसी और फाइल से फंक्शन को नहीं ला रहे हैं, आप इसी फाइल से यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। फंक्शन कैन टेक प्लेस स्टैंड लोन स्टेटमेंट ऑन द राइट हैंड साइड स्टेटमेंट, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन।
ठीक है, ये वो बेसिकली असाइनमेंट, ये उस स्टेटमेंट का मतलब है कि फंक्शन को आप स्टैंड अलोन स्टेटमेंट आप उसे लेते हो कि आपकी जो राइट साइड पर है वो फंक्शन कॉलिंग है। बेसिकली आप रिजल्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट आपका वेरिएबल है, उसको असाइन कर रहे हो ये फंक्शन कॉल करके। ये कुछ और तरीके आपको फंक्शन कॉलिंग के बताए गए एग्जाम्पल में, आप इनको भी देख के याद कर लें इसको। जैसे ये देखें उसने जैसे यहाँ पर तो उसने सिंपल एंड पे रिज़ल्ट लिख दिया, ठीक है, लेकिन आप ये पूरा भी यहाँ लिख सकते हो। उसने देखें वो लिखा भी हुआ है कि उसकी जगह उन्होंने रिज़ल्ट को उड़ा दिया, यहाँ से रिज़ल्ट उड़ा दिया, सिर्फ जस्ट डायरेक्ट फंक्शन ही कॉल कर दिया। आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट की तरह रिजल्ट से नंबर प्लस 10, उसके अंदर नंबर के अंदर 10 ऐड कर देगा वो, उस यहाँ फिर स्केयर नंबर प्लस इस तरह करके वो सारा आप किसी तरह भी आप एक से ज़्यादा दफ़ा रीयूजेबिलिटी फंक्शन का बेसिकली मकसद यही है। ऊपर टेबल की एग्जांपल देना मकसद ये था कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जांपल का मतलब क्या था। आप एक बना लेते हो फंक्शन के टेबल की 3 टांगें होंगी, ठीक है, और उसके ऊपर टेबल के ऊपर टॉप होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन आपने बना के अपनी फैक्ट्री में वर्कर को दे दिया कि हर वर्कर जो है वो बनाएगा किस तरह, 3 टांगे बनेंगी टेबल के, उसके ऊपर टेबल का टॉप होगा, बस। अब वो फंक्शन लिखा गया, अब उसको मल्टीपल 10,000 दफ़ा कॉल करें, उसको बता दिया गया कि ऐसे टेबल हमने बनाने लगा, 4 टांगों के साथ बनाना है, वो फंक्शन को मॉडिफाई करके उनको दे दें कि 4 टांगों के साथ टेबल बनेगा, उसके बाद टेबल टॉप होगा, सिंपल। इसी तरह हमने स्क्वायर का फंक्शन एक दफ़ा कॉल कर दिया, उसको हम कॉल करते हुए वैल्यू पास कोई भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। उसका स्क्वायर रूट पहले कैसे फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये भी एक तरीका है। अब सी जो है ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, स्मॉल लैंग्वेज बट आर अ लॉट ऑफ फंक्शन इन इट। फंक्शन कैन बी अ सिंगल लाइन और अ पेज एज अ कम्प्लेक्स एज वी वांट। अब ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको जो कहा जाता है, सी जो है वो अगर पेपर में पूछा जाए तो ये कौन सी ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी आप सारा प्रोग्राम जो है ये यूजिंग फंक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन उसने कहा एक लाइन के ऊपर भी हो सकता है, एक पेज पे भी हो सकता है, और 10,000 पेज के ऊपर भी एक फंक्शन लिखा जाता है। जितना आप कम्प्लेक्स, जितना आप अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लिखना चाहते हो वो आपके पास फैसिलिटी देता है। अब अगला जो है वो ये एग्जांपल जो है वो लास्ट होगी आज की, मैं लेक्चर इसके बाद मुकम्मल करूँगा। वो कहता है कि इंटीजर हमने लेना है, कोई भी आप इंटीजर लोगे उसकी पावर जो है वो हमने पावर ऑफ सम नंबर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हम फंक्शन ये यूज़ करेंगे डबल रेज टू पावर डबल एक्स इंटीजर पावर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, डबल रिजल्ट जो है वो डबल में चाहिए, इंटीजर हमारे पास आई, रिजल्ट इज इक्वल टू 1.0, आई लेस देन इज इक्वल टू पावर, जो हमने पावर यूज़र को एंटर की होगी वहाँ तक ये लूप ने चलना है, और रिजल्ट इनटू इसका क्या मतलब था कि एक्स के अंदर एक्स मल्टीप्लाई होगा, पावर यही होती है ना, तो उसको रिजल्ट को ये आगे वो लिख भी रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी रिजल्ट के अंदर एक्स को हम मल्टीप्लाई करके बेसिकली हम यहाँ लिख रहे हैं और उसको फिर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। कि जो भी रिजल्ट होगा, जो भी हमने उसको वैल्यू दी होगी, उसको हमने वहाँ तक जो पावर हम देंगे उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके हमने दे देना है, उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो चलती जाएगी लूप्स, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। यानी अगर 2 की पावर 3 है तो 2 को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 की पावर 16 है तो 4 को 16 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखना है। लूप पावर के ऊपर जितनी पावर होगी उतना चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, इन दी एंड वो आप हमें रिटर्न कर देगा रिजल्ट। फंक्शन को हमने ऊपर डिक्लेयर कराया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा डबल एक्स इंट आई, ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिए। हम कहेंगे कि एक करो, पहले नंबर एंटर करो और फिर उसके बाद पावर एंटर करो, सी एक्स, ठीक है, एक्स रेज टू पावर आई, यानी रेज टू पावर आई जो है वो हमने लिख दिया कि एक्स रेज टू पावर आई इज इक्वल टू रेज टू पावर एक्स आई, यानी हम
वो डिक्लेयर करा रहे हैं कि हम ये करने लगे हैं कि x रेज टू पावर x की जो वैल्यू आपने दी होगी वो, और i की वैल्यू दी होगी, यहाँ पर हो सकता है 5 रेज टू पावर 3 हो, उसकी जो वैल्यू आएगी रेज टू पावर होके जो फंक्शन, ये फंक्शन की कॉलिंग है, यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं x और i, तो हमने उसकी वैल्यू पीछे पास की हुई है, तो वो हमें ये रेज टू पावर नहीं देगा, ये हमें वो कैलकुलेट करके टोटल दे देगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। आपको सेकंड प्रोग्राम को जस्ट एरिया ऑफ रिंग, किसी रिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई इंटू आर स्क्वायर फंक्शन होता है, वो उसका मैं दिखा देता हूँ। ये वैल्यू ऑफ पाई उसने ली, ठीक है, रिटर्न हमने वैल्यू ऑफ पाई को हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हम पाई लिख लें, यहाँ हम इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं, दोनों तरह से रिटर्न ठीक होगा। मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी 2 दफ़ा रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। ये अब उस हमने प्रोग्राम के अंदर रिंग को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं। ये देखें, बार बार रेड 1 और रेड 2 के ऊपर सर्कल एरिया, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, सर्कल एरिया। यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम क्या था, रेज टू पावर, तो हमने वो रेज टू पावर को कॉल कर लिया है। इसी तरह ये इसमें प्रोग्राम के अंदर दूसरे में भी कॉल किया है। तीसरे फंक्शन में राइट अ फंक्शन विच टेस्ट द गिवन नंबर इज इवन और नॉट, इट शुड रिटर्न अ नंबर, अगर इवन होगा अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। इफ़ इज़ इवन नंबर, एक ये फंक्शन है, इसको ये डिक्लेयर किया और ये कंडीशनल स्टेटमेंट हम इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन को हमने मेन के अंदर हमने वो लिखा, और ये नीचे जो है फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन है, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर इवन होगा, यानी इवन नंबर होते हैं 2 4 6, ठीक है, तो वो अगर इवन होगा तो वो आपको रिटर्न करेगा 1, यानी रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये रिटर्न 1 के साथ हम कोई कंडीशन भी दे सकते हैं, वो कंडीशन हमने ऊपर जब फंक्शन कॉल किया है तो वो दे दिया है द नंबर इज़ इवन, जब उसको कॉल कर रहे हैं तो, नहीं तो नंबर इज़ ओड, अदरवाइज वो ओड कर देगा। ठीक है, ये हमारा आज का प्रोग्राम रहा। इसके अंदर आपने एक एक्सरसाइज दिया है कि रेज टू पावर में आप अगर नेगेटिव वैल्यूज हमने रेज टू पावर में लेनी है तो वो कैसे लेंगे, वो लूप को आप जो है वो नेगेटिव तरफ चला दें उसकी रेज टू पावर को, तो वो नेगेटिव वैल्यू का भी आपको दे देगा। एरिया ऑफ रिंग फंक्शन इन चेकिंग मैकेनिज्म के वो चेक भी कर सके, तो चेकिंग मैकेनिज्म भी बताएं उसके अंदर, ये आपने खुद से करना है। ब्रेक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस विच इज़ टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच। टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच ये होती है कि आपने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में करना है, और फिर यानी छोटे छोटे पीसेस का मतलब ये है कि छोटे छोटे फंक्शन बना के उनको फिर फंक्शन प्रोग्राम के अंदर कॉल करके पूरा प्रोग्राम बनाना है, इसको कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच। ईच फंक्शन शुड बी स्मॉल मॉड्यूल, हर फंक्शन जो है वो स्मॉल मॉड्यूल हो, सेल्फ कंटेन्ड हो, इट्स योर सॉल्व अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। हर जो मॉड्यूल आप बनाओ, हर स्मॉल पीस जो उस प्रॉब्लम को करो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि वो आप जो उसे पढ़ सको, जो भी उसे पढ़े या उसकी जो उसके अंदर वैल्यू जो आप पास करो, या जो उसको फंक्शन आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के दिया है वो प्रॉपरली वो कर रहा। वेरिएबल नेम और फंक्शन का नेम सेल्फ नहीं होना चाहिए, ताकि पता होना चाहिए कि क्या आपका जो है वो फंक्शन का नाम है, और वो सेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हो कि क्या नाम है और क्या चीज़ है। ऑलवेज कमेंट द कोड, आपने कोड को अपने कमेंट करना है हमेशा, कभी भी ये भूलना नहीं है कि कोड में कमेंट ना हो, नहीं तो कोई और यूज़र आके पढ़ेगा तो उसको वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया, लेक्चर नंबर 7 to 9 तक आज मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो अपने पेपर की तैयारी अच्छी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।